जो आपके स्मोकर्स होते हैं, डिहाइड्रेटेड पेशेंट्स होते हैं, उनमें हमेशा आपको आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स ज़्यादा मिलेंगे। ऐसा क्यों होता है? तो उनका जो वो है कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, बिकॉज डिहाइड्रेट होके हाइपोवोलेमिया की वजह से वो कंसंट्रेट हो रहे हैं। तो कंसंट्रेट होने की वजह से उसमें आरबीसीज ज़्यादा मिलेंगे। आयरन का और फॉलिक एसिड का बेसिक काम क्या है हमारे बॉडी में? आपका जो थोड़ा सा चलने से थकावट महसूस होती है, सांस फूलती है, ये भी एक लक्षण है बिकॉज ऑफ एनीमिया। ब्रेन फॉग वगैरह, ब्रेन फॉगिंग भी, और जो आपका इजी फैटिगेबिलिटी, बहुत जल्दी थकावट हो जाना, तो बहुत जल्दी आपको, एंड पैल्पिटेशंस, जो आपको होता है कि आप थोड़ा सा भी चलते हैं उसमें आपका दिल का जो हार्ट बीट है वो काफ़ी तेज़ हो जाती है। कुछ जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं वो है बाल झड़ना। नाखून पे हम जो है वाइट पैचेस देखते थे, या किसी के नाखून जल्दी टूट जाते थे। क्या ये भी एनीमिया के लक्षण हो सकते हैं? बिल्कुल, एनीमिया के लक्षण हो सकते हैं। अगर किसी बच्चे में खून की कमी है तो वो मिट्टी खाने की ओर दौड़ता है, या कि सूखा चावल खाता है। ये इसमें कोई तथ्य है, सत्य है, या ये मिथ है पूरी तरह से? नहीं, बिल्कुल है। इसमें क्या होता है, इसको मेडिकल कंडीशन में पाइका बोलते हैं। अच्छा। जिसमें आपका मन करता है मिट्टी खाने का, चौक खाने का, आपका जैसे आपने बोला कि कच्चे चावल खाने का, इवन बर्फ़ खाने का, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स स्पेशली जो पालक है, सरसों है, मेथी है, ये सारी चीज़ें, बिकॉज दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन। बहुत बारी ये होता है कि एनीमिया से पकड़ा जाता है कि कैंसर, ठीक है, क्योंकि वो एज ऐसी है जिसमें कैंसर के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। आजकल बहुत से लोग एक बात कहते मिल जाते हैं कि यार कमज़ोरी बहुत रहती है, थोड़ा चलो फिरो तो सांस फूल जाती है, सुबह उठते ही थकान लगती है, चक्कर आने लगते हैं, या हाथ पैर सुस्त से लगते हैं। यही लक्षण कुछ लोगों में आगे बढ़कर बाल झड़ने और या चेहरा फीका पड़ जाने के रूप में भी सामने आते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि ज़्यादातर लोग इन चीज़ों को काम का तनाव, नींद की कमी या मौसम समझकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन कई बार शरीर अंदर ही अंदर खून की कमी से जूझ रहा होता है। खून की कमी को मेडिकल की भाषा में एनीमिया कहते हैं। भारत में यह समस्या इतनी कॉमन है कि लोगों को पता ही नहीं है कि एनीमिया है क्या, और इसके साथ लोग जिए जा रहे हैं। आखिर एनीमिया होता क्या है? किन लोगों में सबसे ज़्यादा खतरा होता है ये होने का? और क्या खान पान सुधार कर इसे ठीक किया जा सकता है? आज इन्हीं सारे सवालों पर हम विस्तार से बात करेंगे फोर्टिस हॉस्पिटल मानेसर के इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर हतिंदरजीत सिंह से। वेलकम सर। नमस्कार, मैं डॉक्टर हतिंदरजीत सिंह। सर, खून की कमी, जो हम लोगों को पता है कि शरीर में खून कम है, और फिर इसके लिए एक मेडिकल टर्म है एनीमिया, और आम भाषा में लोगों को समझ में आता है कि हाँ HB डाउन होगा, इसका हीमोग्लोबिन कम होगा। ज़रा खून की कमी को समझाइए। खून की कमी एक्चुअल में क्या होती है? क्या हीमोग्लोबिन कम होना होता है, RBC कम होना होता है, या खून के वो सारे कंपोनेंट्स जिससे मिलकर खून बनता है उन सब में कोई गिरावट आती है? बेसिकली सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि एनीमिया होता क्या है। एनीमिया इज़ अ कंडीशन जिसमें आपका हीमोग्लोबिन कम होना बोला जाता है, लेकिन वो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है, जिसका काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करके जो ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन ब्लड है उसको कैरी करके वो लेके जाके पूरे टिश्यूज़ को, पूरे ब्लड सेल्स तक वो पहुंचाता है। उसका वो काम होता है। मेनली जो होता है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये सारी चीज़ें आपको महसूस होती हैं, लक्षण आते हैं, महसूस होती हैं। तो इस कंडीशन को हम एनीमिया बोलते हैं। सर, आप इतने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतना कॉमन क्यों है हमारे हिंदुस्तान में एनीमिया होना? बच्चों में भी है, बड़ों में भी है, महिलाओं में तो खासकर बहुत ज़्यादा है। क्यों इसके प्रति आप देखते हैं? क्या खान पान रीज़न है या कुछ और भी है? इंडिया इज़ वन ऑफ द कैपिटल ऑफ एनीमिया बर्डन। अगर आप देखें तो अराउंड 50% जो हमारे बच्चों में ले लीजिए, महिलाओं में ले लीजिए, प्रेग्नेंट फीमेल्स में ले लीजिए, मोर देन 50% दे आर सफरिंग फ्रॉम एनीमिया। उनके अंदर जो हीमोग्लोबिन की कमी है, जिसकी जो मेन रीज़न है उसका एक बैलेंस डाइट ना होना। जो खाना है उनका, उसमें फीमेल्स का ये होता है कि सब चीज़ों में इग्नोर करती हैं कि नहीं कोई बात नहीं, जो भी है खाना मैं खा लूँगी। कभी वो बैलेंस डाइट नहीं लेती हैं, अपने खाने को वो एक तरह से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देती है, महत्व नहीं देती हैं। बच्चों में भी ऐसा ही होता है।
बच्चों में भी खाना मैल अब्जॉर्प्शन एक वन ऑफ द मेजर वो है रीज़न है कि उनका एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होता है। डी वॉर्मिंग वॉर्म इन्फेस्टेशन जो होती है, वॉर्म इन्फेस्टेशन एक रीज़न है उनमें बच्चों में हीमोग्लोबिन कम होने का। बड़ों और फीमेल्स में एक और सबसे मेजर रीज़न है उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में है एक्सेसिव ब्लीडिंग, हैवी ब्लीडिंग, जिसको वो इग्नोर कर देती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड हार्मोनल चेंजेस। ये सारा कुल मिला के सब जो ये रीज़न बनता है कि हीमोग्लोबिन कम होने का इन चिल्ड्रन एंड इन फीमेल्स। सर आजकल फुल बॉडी चेकअप हेल्थ पैकेज का आजकल लोग कराते हैं, बहुत सारे पैथ लैब्स ऑफर देते हैं। CBC या कंप्लीट हीमोग्राम जिसको कहते हैं वो रहता ही है उसमें। उस रिपोर्ट को हम कैसे समझें? हीमोग्लोबिन कम है अगर, तो क्या ये मान लिया जाए कि खून की कमी है, या कई लोगों में मैंने देखा है कि हीमोग्लोबिन पूरा है, RBC कम है, या प्लेटलेट काउंट उतना जो है। तो एक हेल्दी ब्लड का CBC कैसा होना चाहिए, कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए, और क्या इसके जो है मार्कर्स हैं अगर असल में हम इसको देखें तो? हम एक अभी बात कर रहे हैं NCR की, जहाँ पे लोग इतने वो हैं कि दे आर गेटिंग देयर टेस्ट डन, वो अपने टेस्ट करवा रहे हैं, ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं, फुल बॉडी चेकअप्स करवा रहे हैं। बट अगर आप जो NCR को छोड़ दीजिए, छोटी जगह पे जाएंगे, छोटे टाउन्स में, सिटीज़ में जाएंगे, तो वहाँ पे ये चीज़ें बहुत सारी कॉमन नहीं है, मतलब बहुत यहाँ पे एक कॉरपोरेट कल्चर है जो इस चीज़ को प्रमोट करता है टेस्ट करवाने के लिए। बट इन कंपैरिजन टू अदर सिटीज़ ऑफ कोई स्क्रीनिंग नहीं है, कोई टेस्ट नहीं करवाता है, जिनको इसके बारे में जानकारी भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है। और अगर हम CBC की बात करते हैं, अगर CBC को अगर हम देखते हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन अगर हमारा कम है तो फिर बाकी जो चीज़ें हैं CBC में, जो आपका RBCs हैं, MCV है, MCH है, MCHC है, ये सारी चीज़ें मेरे को आगे ये बताएंगी कि वो रेड ब्लड सेल्स जो हैं उसका साइज कितना है, साइज क्या है, विच विल गाइड मी टू थिंक ऑफ कि ये जो एनीमिया है, वेदर इट इज अ माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया और मैक्रोसाइटिक है, वो उससे सेल से साइज से पता चलेगा। फिर वो मेरे को आगे गाइड करेंगी कि ये एनीमिया किस तरह का हो सकता है। कैन इट बी अ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, कैन इट बी अ एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज, can it be anemia of anemia because of thalassemia, or it is because of vitamin B12 deficiency or folic acid deficiency, or it can be sometimes seen अगर macrocytic, अगर आपका size red blood cell का बड़ा है तो it can also be seen in chronic alcoholism also। अच्छा, हाँ, जिनका जो अल्कोहलिक है उनके सेल साइज बड़ा होता है उनका। जी, तो उनका हेमोग्लोबिन तो ज़्यादा आता है जी। उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। जो आपके स्मोकर्स होते हैं, डिहाइड्रेटेड पेशेंट्स होते हैं, उनमें हमेशा आपको RBCs रेड ब्लड सेल्स ज़्यादा मिलेंगे। ऐसा क्यों होता है? तो उनका जो वो है कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, बिकॉज डिहाइड्रेट होके हाइपोवोलीमिया की वजह से वो कंसंट्रेट हो रहे हैं। तो कंसंट्रेट होने की वजह से उसमें RBCs ज़्यादा मिलेंगे, तो वो एक रीज़न होता है। और तीसरा होता है इसमें जो लोग हाई एल्टीट्यूड्स पे रहते हैं उनमें ये चीज़ मिल सकती है, रेड ब्लड सेल्स का ज़्यादा होना। अच्छा, या हीमोग्लोबिन का ज़्यादा। आप ये बता रहे हैं, मुझे एक दोस्त का किस्सा याद आया कि उनका जो है हीमोग्लोबिन 14 पर था और वो स्मोकर और ये सब ड्रिंक वगैरह यूज़ करते थे। बाद में उन्होंने क्विट करके जब ट्रीटमेंट शुरू किया तो उनका हीमोग्लोबिन कम हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? यस, इट्स अ रिवर्सिबल फिनोमिना। अगर आप अपना स्मोकिंग बंद कर देते हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो नॉर्मलाइज हो जाता है। तो मतलब जो पहले हीमोग्लोबिन था वो फेक था? You can say so, because it was concentrated because of the स्मोकिंग। क्योंकि उसको जो हमारी रेड ब्लड सेल के अंदर जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है उसको, क्योंकि उसको तो ऑक्सीजन लेके जाना ही है। अगर आप स्मोक ज़्यादा करते हैं तो उसकी वजह से ऑक्सीजन थोड़ा सा कम हो रहा है, तो ऑक्सीजन जो RBCs हैं उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है।
ठीक, तो उसकी वजह से ये होता है। और दूसरा ये है कि पानी का इंटेक है, अगर पानी का इंटेक भी आप बढ़ा देते हैं तो उससे भी हीमोग्लोबिन जो आपका वो ड्रॉप हो जाता है, नॉर्मलाइज हो जाता है। अगर आप डिहाइड्रेटेड रहेंगे तो आपका हीमोग्लोबिन थोड़ा ज़्यादा आएगा। एंड द मोमेंट यू स्टार्ट ड्रिंकिंग गुड अमाउंट ऑफ लिक्विड्स, पानी का अच्छा इंटेक करेंगे तो आपका 24 आवर्स में ही चेंजेस आ सकती हैं। तो ये दिस इज़ अ फिनोमेना विच इज़ अ रिवर्सिबल फिनोमेना। अच्छा, आपने कुछ कारण बताया कि ये जो है विटामिन B12 की वजह से भी एनीमिया हो सकता है। विटामिन B12 और विटामिन D3 का हम आजकल बहुत डिस्कशन सुन रहे हैं कि ये सब कुछ काम करते हैं बॉडी में, इनकी कमी होने से सब कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। आपकी नींद, थकान, काम करने के जो आपकी क्षमता है, कंसंट्रेशन, वो सब कुछ प्रभावित होता है। तो B12 का काम एनीमिया और खून की कमी से कैसे लिंक है, ज़रा समझाइए तो। सो विटामिन B12 जो होता है, विटामिन B12 जो मैक्रोसाइटिक वो RBCs होते हैं, तो वो आपका वो B12 डेफिशिएंसी की वजह से ही होता है। तो B12 जनरली जो हमारे प्योर वेजिटेरियंस हैं उनमें ये पाया जाता है। ठीक ठाक। उनमें कम उसमें एनीमिया पाया जाता है। जो प्योर वेजिटेरियन होते हैं उनमें B12 डेफिशिएंसी होती है। तो B12 डेफिशिएंसी की वजह से उनके अंदर एनीमिया हो सकता है। और सबसे कॉमन रीज़न क्या देखते हैं अपने प्रैक्टिस में एनीमिया होने का, बच्चों में और महिलाओं में? तो महिलाओं के आपने बताया कि पीरियड्स के कारण उनके ब्लड लॉस होते हैं। बच्चों में खान पान सही नहीं है या इसके अलावा कोई और कारण भी देखते हैं आप? खान पान, मेनली खान पान ही होता है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जो इंडिया में जो हम देखते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन की कमी। क्योंकि हमारे जो बच्चों में थोड़ा सा ये है कि आजकल जो आपकी जंक फूड की प्रचलन ज़्यादा होने की वजह से, तो उसमें जो हम जंक फूड जितना भी लेते हैं उसमें हमारा आयरन रिच फूड नहीं होते हैं। क्योंकि और अगर हम आयरन रिच फूड नहीं लेंगे तो हमें आयरन डेफिशिएंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन भी कम होने के चांसेस होते हैं। और फीमेल्स में भी इट इज़ वेरी कॉमनली सीन कि उनका जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पाया जाता है। सर, आयरन का और फॉलिक एसिड का बेसिक काम क्या है हमारे बॉडी में? आयरन का मेनली हमारा जो है वो हीमोग्लोबिन में हेल्प करता है, हीमोग्लोबिन बढ़ाने में हेल्प करता है। और फॉलिक एसिड का भी यही है? सेम। अच्छा। फॉलिक एसिड जो आपका है वो आपको उसके लिए बच्चों में न्यूरो डेवलपमेंटल के लिए भी चाहिए होता है, उसके लिए भी इट्स रिक्वायर्ड। एनीमिया सर के वैसे लक्षण क्या हैं? जैसे आपने बताया कि हीमोग्लोबिन जो कैरी करता है ऑक्सीजन टिश्यूज़ और सेल्स तक पहुंचाता है, तो एक मोटा मोटी मुझे ये समझ में आ रहा है कि वो ऑक्सीजन अगर ठीक से नहीं पहुंचेगा तो उसके लक्षण दिखेंगे, सांस फूलना। लेकिन लोगों को नींद भी अच्छी नहीं आती है, थकान लगी रहती है, या कहें कि उनके मूड पर भी असर पड़ता है। जो फिज़िकल कमज़ोरी तो वो है ही, लेकिन उनका काम करने में मन नहीं लगता है। ऐसे और क्या सिम्टम है और ये क्यों है काम करना, और ऐसे मूड कैसे प्रभावित होता है? सो बेसिकली हमारे जो बॉडी के अंदर सभी टिश्यूज़ को हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। जो हमारा ये RBCs हमारी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर हमारी न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगी उसकी वजह से थकावट बनी रहेगी, पूरी बॉडी में थकावट बनी रह सकती है। तो सेम इज़ विद द ब्रेन के अंदर अगर ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगी उसकी वजह से कॉग्निटिव डिसफंक्शन होते हैं। कॉग्निटिव मतलब आपको जो कंसंट्रेशन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन है वो भी इसमें दिखाई देता है। और आपका जो थोड़ा सा चलने से थकावट महसूस होती है, सांस फूलती है, ये भी एक लक्षण है बिकॉज ऑफ एनीमिया। ब्रेन फॉग वगैरह, ब्रेन फॉगिंग भी। और जो आपका इजी फैटिगेबिलिटी, बहुत जल्दी थकावट हो जाना, तो बहुत जल्दी आपको, एंड पैल्पिटेशंस जो आपको होता है कि आप थोड़ा सा भी चलते हैं उसमें आपका दिल का जो हार्ट बीट है वो काफ़ी तेज़ हो जाती है, बिकॉज हार्ट का काम है और ब्लड पहुंचाना। तो अगर वो उसके पास इतने वो नहीं है, हीमोग्लोबिन कम है, तो वो और तेज धड़केगा ताकि वो उसकी पूर्ति करने के लिए वो उसमें अपने आप को कंपनसेट करके वो तेज धड़केगा। तो उसकी वजह से ये पैल्पिटेशंस भी। सर ये तो मेडिकल के सिम्टम्स हैं। कुछ जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं वो है बाल झड़ना, नाखून पे हम जो है वाइट पैचेस देखते थे, या किसी के नाखून जल्दी टूट जाते थे। क्या ये भी एनीमिया के लक्षण हो सकते हैं? बिल्कुल एनीमिया के लक्षण हो सकते हैं। अगर बेसिकली जो आपका जो बाल हैं उनके रूट्स के अंदर न्यूट्रिशन अगर नहीं पहुंचेगी, ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं जाएगी, तो उसमें वीकनेस आनी शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से जो आपके रूट्स ऑफ हेयर है तो वो आपके
वीक हो जाएंगे, जिसकी वजह से बाल झड़ सकते हैं। एंड जो एनीमिया की वजह से, लॉन्ग स्टैंडिंग एनीमिया की वजह से जो नेल्स हैं वो ब्रिटल होने शुरू हो जाते हैं। ब्रिटल भी होना शुरू हो जाते हैं, उनकी शेप भी चेंज होनी शुरू हो जाती है। दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग एनीमियास। सर एक चीज़ मैंने और सुनी थी बचपन में कि किसी बच्चे को अगर, जब मेडिकल साइंस इतना गाँव नहीं पहुँचा हुआ था, अगर किसी बच्चे में खून की कमी है तो वो मिट्टी खाने की ओर दौड़ता है या कि सूखा चावल खाता है। ये इसमें कोई तथ्य है, सत्य है, या ये मिथ है पूरी तरह से? नहीं, बिल्कुल है। इसमें क्या होता है, इसको मेडिकल कंडीशन में पाइका बोलते हैं। अच्छा। जिसमें आपका मन करता है मिट्टी खाने का, चौक खाने का, आपका जैसे आपने बोला कि कच्चे चावल खाने का, इवन बर्फ़ खाने का। दिस इज कैन बी बिकॉज ऑफ वॉर्म इन्फेस्टेशन। पेट के अंदर कीड़ों की वजह से ये आपको हो सकता है। और जब पेट के अंदर कीड़े होते हैं तो वो आपका हीमोग्लोबिन भी लेते हैं, तो हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से ये लक्षण हमें इग्नोर नहीं करने चाहिए, क्योंकि हम जो रूट कॉज है वो उसका वॉर्म्स हैं। तो मतलब वॉर्म आपको ये लक्षण बना रहा है और उधर से आपका हीमोग्लोबिन कम कर रहा है। सर कितना खतरनाक है ये हम समझ रहे हैं, लेकिन मैं उनके बारे में पूछना चाह रहा हूँ कि जो माँ हैं, जो प्रेग्नेंट हैं, अगर उनमें एनीमिया होता है, क्योंकि उनमें बहुत गांव जो है, बीच में मैंने देखा है कि पंचायतों ने, सरकारों ने बहुत कोशिश की कि आयरन की टैबलेट्स बांटे जाएँ, कैल्शियम की टैबलेट बांटे जाएँ, विटामिन B12 बांटा जाए प्रेग्नेंट महिलाओं को। अगर किसी प्रेग्नेंट महिला को एनीमिया हो जाता है या बना रहता है लगातार खून की कमी, तो माँ और बच्चे, होने वाले बच्चे की सेहत पर क्या असर पड़ता है? सबसे पहले तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हीमोग्लोबिन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उसमें जो मदर है और बच्चा है, माँ और जच्चा और बच्चा की दोनों की सेहत के लिए ये हीमोग्लोबिन ठीक होना चाहिए। बिकॉज सी बेसिकली आपके जो और उन दिनों में जो आपकी आयरन की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो इसीलिए गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसमें 180 डेज़ के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये आयरन और फॉलिक एसिड की टैबलेट दिया जाता है, ताकि बच्चे की डेवलपमेंट में भी कोई प्रॉब्लम ना आए किसी तरह की, और डिले ना हो उनके माइलस्टोन, और मदर का भी न्यूट्रिशन ठीक रहे। सो दैट इज़ द रीज़न कि, और अगर वो ऊपर से कुछ नहीं खा रही हैं, अपने डाइट में नहीं ले रही हैं, तो एटलीस्ट उसको हम पूर्ति कर पाएँ विद द टैबलेट, फॉलिक एसिड टैबलेट एंड आयरन टैबलेट्स। अच्छा, वो कौन सी कंडीशन होती है जिसमें आयरन जो है दिया जा रहा है बॉडी में लेकिन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है? वो मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स होते हैं, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिसमें आयरन की जो हमारी इंटेस्टाइन्स के थ्रू जो उसको एब्जॉर्प्शन है वो अच्छी तरह से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही है। तो मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स इज़ वन ऑफ द मेजर दिस थिंग, जो बच्चों में भी देखा जाता है और बड़ों में भी देखा जाता है। ये कुछ वैसा नहीं है जैसे विटामिन D3 होना चाहिए तभी कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है? नहीं, ये वैसा नहीं है। अच्छा, क्या खाएं पिएं लोग जिससे खून की कमी उनको ना हो? आपने बोला कि बैलेंस डाइट खानी चाहिए, या जिनको खून की कमी पहले से है, अब सबको तो ट्रांसफ्यूज़न नहीं कर सकते हैं, ये तो बहुत एक उसके बहुत सीवियर होता है तभी करते हैं, नहीं तो धीरे धीरे ही बढ़ाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो हीमोग्लोबिन के सिरप देते हैं। लेकिन जो हमारी बैलेंस डाइट होनी चाहिए, डेली घर की थाली होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए कि हमारा खून की कमी ठीक रहे? जो हमारी डेली जो खाने की डाइट है उसके अंदर हमारा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्पेशली जो पालक है, सरसों है, मेथी है, ये सारी चीज़ें, बिकॉज दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन, तो ये होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं ये विंटर्स में, सर्दियों में मिलता है, बाकी दिनों में नहीं मिलती हैं। तो उस टाइम पे हमें कुछ और इसका ऑल्टरनेटिव देखना चाहिए। ऑल्टरनेटिव में हम जैसे चने ले सकते हैं, राजमा ले सकते हैं, बीन्स वाली जो लेग्यूम्स हैं, बीन्स हैं, वो ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं, गुड़ इज़ ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ आयरन। और उसके बाद हम थोड़ा बहुत डेट्स ले सकते हैं, थोड़ा बहुत हम अंजीर ले सकते हैं, हम पम्पकिन सीड्स ले सकते हैं। मतलब ऐसी चीज़ें हम अपने खाने के अंदर उसको इंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग सर, मैं देखा है कि खून की कमी, अगर हीमोग्लोबिन 10-11 भी आया तो वो चुकंदर का रस पीना शुरू कर देते हैं।
चुकंदर का जूस जा करके, क्योंकि ये मान्यता है कि ये लाल है, हीमोग्लोबिन भी लाल होता है, खून भी लाल, तो ये इससे जो है खून हमारा बढ़ेगा। इसमें कोई सच्चाई है कि नहीं? थोड़ा बहुत चुकंदर के अंदर आयरन होता है, तो उसमें जैसे पोमेग्रेनेट इज, आई फॉरगॉट टू मेंशन पोमेग्रेनेट और बीटरूट, दे आर आल्सो, मतलब दे आर वन ऑफ द सोर्स ऑफ आयरन, तो ये भी हम ले सकते हैं। कितना हीमोग्लोबिन सर माना जाता है कि ठीक है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एक इसकी एक फिक्स सबको पता है कि इतने होना चाहिए, 12 होना चाहिए, 13 होना चाहिए, या कि जो रिपोर्ट हम कराते हैं उस पर लिखा होता है कि यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए। लेकिन फिर मैं डॉक्टर से मिलता हूँ, वो कहते हैं कि नहीं, इतना भी रहे तो हम इसमें एक सर्जरी छोटी मोटी कर सकते हैं। अगर गॉल ब्लैडर की सर्जरी करनी है या कुछ सर्जरी करनी है तो 10 या 11 पे भी हम एक बार को सोच सकते हैं। आइडियल हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? आइडियली इन मेल्स इट शुड बी अराउंड 14 ग्राम पर डेसीलीटर, और फीमेल्स में 13 ग्राम पर डेसीलीटर के आसपास होना चाहिए। और इन केस अगर हमें कोई मेडिकल कंडीशन है और उसके साथ में हीमोग्लोबिन कम है, तो उसमें जो क्रिटिकल वैल्यूज़ हो जाती हैं वो 8 से नीचे हो जाती हैं, क्योंकि अगर 8 से नीचे हीमोग्लोबिन रहेगा तो वो हार्ट के ऊपर दबाव डालता है, जिसकी वजह से हार्ट की कंडीशंस वर्सन हो सकती हैं। ठीक है, अगर हमें कोई सर्जरी के लिए प्लान कर रहे हैं तो सर्जरी हमें पता है कि इलेक्टिव सर्जरी है और लंबी सर्जरी है, तो वी वुड लाइक टू कीप हीमोग्लोबिन ऑफ मोर देन 10, ताकि ड्यूरिंग द सर्जरी हमें ऐसा ना हो कि कुछ हार्ट के ऊपर दबाव आए, क्योंकि बाकी कारणवश भी होते हैं जो हार्ट के ऊपर दबाव डालते हैं, लेकिन हीमोग्लोबिन की वजह से ना आए। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सेफ एक वैल्यू हो जिसकी के बाद हम वो सर्जरी कर पाए। तो वी टेक इट एज एटलीस्ट 10 से ऊपर होना चाहिए। अगर 8 से कम होता है, जैसे कि मैंने बताया कि हमें उस टाइम पे हार्ट के ऊपर दबाव आने का डर रहता है, तो उस कंडीशन में हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना चाहेंगे इन अ प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन, अगर जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है। 10 से कम है और हम लोग प्लान कर रहे हैं उसके अंदर पेशेंट के अंदर सर्जरी करनी है, तो वी वुड लाइक टू ट्रांसफ्यूज एंड कीप इट मोर देन 10। अच्छा सर, मैं कुछ लोगों को देखता हूँ कि उन्होंने कोई टेस्ट भी नहीं कराया CBC का, लेकिन महीनों से मेडिकल स्टोर से आयरन की टैबलेट ले लेकर के खा रहे हैं। ये कितना सेफ है और कितना अनसेफ है? ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। द रीज़न बीइंग इज, जैसा कि हमने शुरू में भी बात की थी कि हीमोग्लोबिन कम होने का कारण, एनीमिया का कारण सिर्फ आयरन डेफिशिएंसी नहीं है, देयर आर अदर कॉजेज ऑल्सो। सो सबसे पहले तो हमें कॉज ढूंढना है उसका, वेदर इट इज़ अ थैलेसीमिया जो आपके जेनेटिक्स में है, जो आपके जन्म से ही है। दूसरा है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जिसमें आप आयरन लेना है, बट वो भी डिपेंड करता है कि आपको आयरन की ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है। तीसरा आपका B12 डेफिशिएंसी की वजह से तो नहीं है, कोई क्रॉनिक इलनेस, क्रॉनिक डिजीज तो नहीं है जिसकी वजह से आपका हीमोग्लोबिन कम हो रहा है। हाँ, क्रॉनिक किडनी डिजीज उसमें तो कम आता है, कम होता ही है। और भी काफ़ी क्रॉनिक डिजीज जिसमें आपकी अब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होती है। फिर उसके बाद हमारा फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। सो ये कारण हमें रूल आउट करने हैं। उसके बाद हमें फिर अगर इफ रिक्वायर्ड देन ओनली वी नीड टू गिव द मेडिसिन। अगर हम सिंपली आयरन की बात करते हैं कि आयरन सप्लीमेंट हमें देना है, तो आयरन सप्लीमेंट कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी को ही आयरन देना, बिकॉज आयरन आपकी बॉडी आप लेते हो, लेकिन वो आपके GI सिम्टम्स को बढ़ा देता है अगर हम आयरन सप्लीमेंट की बात कर रहे हैं। तो जैसे किसी पेशेंट को, लोगों को हमारे उनमें डायरिया हो सकता है, GI सिम्टम्स बढ़ सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, बेल्चिंग हो सकती है, ये और नॉजिया वॉमिटिंग सेंसेशन हो सकती है। तो इन चीज़ों को बढ़ा देता है। तो आपका उससे क्या होगा, आपका नॉर्मल जो खाना खा रहे हैं वो भी नहीं खा पाएंगे। तो इसलिए बहुत आई वुड प्रेफर के जो नेचुरल सोर्सेज हैं आपके आयरन के, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करें, ताकि बेसिकली हम मेडिसिन के ऊपर कितनी देर रह सकते हैं, हमें पूरी ज़िंदगी तो मेडिसिन नहीं खा सकते। तो हमें अपने जो, एंड दैट्स अ ब्रिज टू, जो आपका वो जितनी देर आपका डेफिशिएंसी है उतनी देर के लिए देना है। जब आपकी डेफिशिएंसी एक बारी ख़त्म होगी, देन आफ्टर दैट आपको नेचुरल अपने खाने पे ही आपको वापस आना है, अपने खाने के ऊपर ही आपको फोकस कर रहा है। आप कह रहे हैं कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन पहुंचाता है हमारे टिश्यूज़ में सारे, और सारे बॉडी ऑर्गन में, हर जगह बॉडी हमारे टिश्यू से ही बनी हुई है। अगर किसी बच्चे का हीमोग्लोबिन लगातार कम रहता है, छोटे मोटे लक्षण आ रहे हैं, माता पिता ध्यान नहीं दे रहे हैं, फिर तो वो जो ग्रोइंग एज में है
तो उसका उसके दिमाग का जो विकास होगा उस पर भी असर पड़ सकता है। बिल्कुल असर पड़ेगा, सब चीज़ों के ऊपर असर पड़ेगा। नॉट ओनली द ब्रेन, उसकी डेवलपमेंट, जो फिजिकल डेवलपमेंट होगी वो भी कम होगी, उसमें भी उसका इफेक्ट आएगा, उसमें भी कुछ ना कुछ उसमें भी रहेगा। जितना हल्के में लोग लेते हैं उतना लेने की जरूरत है नहीं, है ना? नहीं, दिस इज बहुत गंभीर हो सकता है ये बहुत गंभीर, मतलब ये कंडीशन है। तो इस कंडीशन को जितना जल्दी हो सके उसको उतनी जल्दी पहचानना चाहिए। कुछ लोगों में सर मैंने ये भी सुना है कि उनको एनीमिया हुआ, उन्होंने सप्लीमेंट शुरू किए, एनीमिया ठीक हो गया, उसके बाद उन्होंने अपनी बैलेंस डाइट भी कंटिन्यू रखी, फिर उसके बाद एनीमिया लौट आया उनका, दोबारा से खून की कमी होनी शुरू हो गई। तो क्या ऐसे लोगों में कोई और डिजीज़ भी हो सकती है, या एक पैटर्न भी हो सकता है कि नहीं आपको शायद ज़्यादा आयरन या ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ रही हो, आपके शरीर का पैटर्न अलग हो? बिल्कुल हो सकता है। सी बेसिकली हमें पहले तो ये हमने रीज़न देखा कि रीज़न क्या था, उसके लिए हमने सप्लीमेंट्स लिए, उसके बाद हमें हमारा एनीमिया करेक्ट हो गया, ठीक है। दैट डज नॉट मीन कि हमेशा ही वही वाली प्रॉब्लम रहेगी। हमें अगर दोबारा एनीमिया हो रहा है तो अगेन वी हैव टू एवेल्युएट द पेशेंट कि वो रीज़न क्या है, वेदर इट इज़ अगेन बिकॉज ऑफ द सेम कॉज कि आयरन डेफिशिएंसी है, या B12 डेफिशिएंसी, या न्यूट्रिशनल है, या उसमें एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से हो रहा है, या कोई हार्मोनल डिसफंक्शन की वजह से हो रहा है, या कोई ब्लड थिनर चल रही है उसकी वजह से हो रहा है। सो ये हमें हर बारी ये एवेल्युएट करके देखना ही है। सर कौन सी गलत फहमियाँ देखी हैं? जैसे मैंने अपने आसपास ऐसे लोगों को देखा है, उनकी सांस फूल रही हैं और वो पल्मों के डॉक्टर के पास गए, पूरा उन्होंने PFT करा लिया लेकिन उन्होंने CBC नहीं कराया, कि उन्होंने बोला कि नहीं मुझे सांस फूल रही है। लोग क्योंकि सिम्टम बहुत सारे मिमिक कर रहे हैं। ऐसी कौन सी गलत फहमियाँ देखते हैं कि लोग डायग्नोज किसी और बहाने से आए, कुछ और लक्षण लेकर के, और उनको डायग्नोज हुआ कि एनीमिया था, और वो बहुत सारा कुछ सोच के बैठे थे कि मुझे अस्थमा हो गया क्या, कि मुझे कोई और दिक्कत हो गई। सो इस चीज़ में मैं थोड़ा सा ChatGPT और गूगल को थोड़ा सा इसका श्रेय दूंगा कि ये क्या होता है। सबसे पहले जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आप एक सिम्टम डालते हो ब्रेथलेसनेस, तो ब्रेथलेसनेस अगर आप डालोगे तो ब्रेथलेसनेस में आपको मेनली सबसे पहले लंग्स की प्रॉब्लम आएगी या हार्ट से रिलेटेड। तो सबसे पहले आप उनके पास भागोगे, क्योंकि हार्ट आ गया तो हार्ट वाले के पास आप दौड़ के जाते हो कि मेरे को कोई हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है। वो अपने टेस्ट करवाएंगे, ठीक है। उसमें जिनको एनीमिया है तो उसमें TMT जो टेस्ट होता है वो फॉल्स पॉजिटिव आने के भी चांसेस होते हैं। अच्छा। तो अगर वो फॉल्स पॉजिटिव आता है तो फिर हमें ये डर लगता है कि हार्ट से रिलेटेड तो नहीं है, तो कहीं हमें एंजियोग्राफी तो नहीं करवानी पड़ेगी। सो ये चीज़ें हो जाए। और दूसरा होता है कि लंग्स के लिए हमें होता है एज यू सेड के PFT करके देखा, फिर CT भी करके देख लिया, CT में भी नॉर्मल आया, तो उसके बाद फिर हमने इनिशियल जो वेंट टू द बेसिक्स, फिर आपके पास आए, आपने HB जांच कर ली? नहीं, वो बेसिक्स में देखा हमने हीमोग्लोबिन कम है, विच वाज द रीजन फॉर ऑल दिस थिंग। सो बेसिकली वही है कि हमें जो नो डाउट कि टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में है, टेक्नोलॉजी का हम उपयोग भी करते हैं, दुरुपयोग भी करते हैं। तो उसमें डोंट गो बाय द वॉट एवर द गूगल सेज और वॉट एवर द जो हमारे जो आजकल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉड्यूल्स हैं वो जो बोलते हैं कि एकदम से उनकी बातों को मानना चाहिए। इसलिए बेटर है कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, लेट हिम इवैल्यूएट, लेट हिम से वॉट एवर जो भी बीमारी है तो उनको रूट कॉज को उनको ढूंढने दीजिए। मतलब हर चीज़ में हम अपना सब चीज़ें सोचेंगे, हम करेंगे तो वो थोड़ा गलत हो जाता है। अच्छा, अब मेरा आखिरी सवाल ये है कि खुद जागरूक रहने के लिए क्या करें? कब ब्लड टेस्ट कराएं? साल में कितनी दफ़ा कराएं? साल में एक बार कराएं या 6 महीने में कराएं? क्योंकि सिम्टम और डायग्नोसिस और हमने ट्रीटमेंट पे बात कर ली, जागरूकता पे अगर आप बताना चाहें। जब जागो तब सवेरा। जैसे ही पता चल हमें लगता है कि हमें कुछ सिम्टम्स हो रहे हैं तो उन सिम्टम्स को हमें इग्नोर नहीं करना। मैं ये कह रहा हूँ सिम्टम के पहले भी अगर अवेयर रहना चाह रहा है आदमी, तो वही बोलता हूँ कि जब भी हमें लगता है कि बेसिकली ऐसा नहीं है आज की डेट में कि मेरे को इस एज के बाद टेस्ट करवाने चाहिए, इसके एज के बाद तो हमें टेस्ट करवाते रहना चाहिए। बच्चों में भी करवाने चाहिए, हमें बच्चों को भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, बुजुर्गों में भी करके देखना चाहिए। क्योंकि बुजुर्गों में बहुत बारी ये होता है कि एनीमिया से पकड़ा जाता है कि कैंसर, ठीक है, क्योंकि वो एज ऐसी है जिसमें कैंसर के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास बहुत बारी मैंने देखा है कि एक एल्डरली पेशेंट मेरे पास आए, उन्होंने मेरे को 2 चीज़ें बताई
कि मेरे को भूख नहीं लग रही है अच्छे से और मेरे को कॉन्स्टिपेशन अच्छा, रहता है। कॉन्स्टिपेशन। तो जब हमने एवेल्युएट किया उनको तो उसमें हीमोग्लोबिन कम आया। तो जब हीमोग्लोबिन कम आया तो मेरा और थोड़ा सा सस्पिशन बढ़ा। तो जब मैंने उनके जो बाकी टेस्ट करवा के देखे तो उसमें मेरे को पता चला कि उनकी जो आंत थी इंटेस्टाइन के अंदर कैंसर था, विच वॉज कॉजिंग ऑल दिस प्रॉब्लम। उसमें उसने हीमोग्लोबिन भी कम किया, उसमें वेट लॉस में भी कम किया और उसमें भूख भी कम। सो ऐसी चीज़ें मतलब अगर आपको किसी को भी ऐसा लगता है कि मेरे को ये नया सिम्टम आ रहा है, जैसे लेट्स से बात करें हम सिर्फ नॉर्मल थकावट की या ब्रेथलेसनेस की, ब्रेथलेसनेस हमारी बढ़ती जा रही है एंड उसका रीज़न नहीं पता चल रहा है, तो हमें इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। या सीढ़ी चढ़ रहे हैं जल्दी से आपको सांस फूल रही है तो वो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेट द डॉक्टर एवेल्युएट फॉर दैट। खुद डॉक्टर नहीं बनना है। हाँ, उस खुद डॉक्टर नहीं बनना है, क्योंकि सी बेसिकली आप इसको इग्नोर करेंगे 6 महीने साल इग्नोर करेंगे, अगर हार्ट की प्रॉब्लम होगी तो आपको जल्दी पता चल जाएगा और कुछ ना कुछ और होगा। लेकिन अगर आप इसको इग्नोर करके आप 6 महीने निकाल रहे हैं, साल निकाल रहे हैं, बाद में पता चला कि वो कैंसर है, तो फिर आप देखिए उस स्टेज में कैंसर कहाँ पहुंच गया होगा। तो इसलिए इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान देना है। और एज इज़ नॉट अ क्राइटेरिया कि कब इन्वेस्टिगेशंस करवानी चाहिए और कब नहीं करवानी चाहिए। एटलीस्ट जो हेल्दी हैं, जिनको कोई किसी तरह की बीमारी नहीं है, उनको साल में एक बारी टेस्ट करवा लेने चाहिए। अगर किसी टेस्ट में कुछ भी गड़बड़ आ रही है, जैसे कोलेस्ट्रॉल ऊपर नीचे हो रहा है, शुगर्स आपकी बॉर्डर लाइन है, या किडनी में थोड़ा सा आपको बॉर्डर लाइन लग रहा है, तो आप थोड़ा जल्दी टेस्ट करवाइए। फ्रीक्वेंसी उसकी 3 to 6 मंथ्स में करवाइए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है और मेरे को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, तो देन 1 साल में करवाना चाहिए। ठीक है। और जिनको ऑलरेडी प्रॉब्लम्स हैं, जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, तो उनको आपने एज पर डॉक्टर्स एडवाइस 3 महीने में करने टेस्ट, 6 महीने में करने हैं या उससे पहले करने हैं, देन एज पर डॉक्टर्स विश। ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे हमारी जो इसमें फीमेल्स हैं वो, और स्पेशली यंग फीमेल्स, उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि उनको इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है। खाने में बैलेंस डाइट लेनी है। दूसरा, अगर किसी तरह की एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, पीरियड्स एक्सेसिव हो रहे हैं, ब्लड लॉस ज़्यादा हो रहा है, पैड्स आपको जल्दी जल्दी यूज़ करने पड़ रहे हैं, तो इमीडिएटली सीक एडवाइस ऑफ अ गायनेकोलॉजिस्ट, नहीं तो किसी को भी दिखाइए, एटलीस्ट उसमें आपका ब्लड लॉस ज़्यादा ना हो। और उससे फिर क्या होगा, धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये हीमोग्लोबिन बन जाएगा। और एक और सबसे बड़ा मिथ होता है कि हीमोग्लोबिन कम होना, कि ये तो मेरे को बचपन से ही है और मेरे पेरेंट्स को भी है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये रिवर्सिबल है। और ये ऐसी, सबसे पहले आपको एक बारी रूल आउट करना है कि कोई थैलेसीमिया तो नहीं है। अगर थैलेसीमिया नहीं है तो देन देयर इज़ अ डेफिनेटिव कॉज विच कैन बी रेक्टिफाइड। तो हीमोग्लोबिन आज हमारा कम है, 8 है, 9 है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा हीमोग्लोबिन कभी बढ़ नहीं सकता। हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ सकता है, बट हमें थोड़ा ध्यान देना है, हमें डाइट वैसी लेनी है, उससे हमारा हीमोग्लोबिन ठीक हो जाएगा। लापरवाह नहीं होना है, जागरूक रहना है। अगर खून की कमी है भी तो वो दूर हो सकती है, और अगर आप जागरूक रहेंगे तो हो सकता है कि किसी बीमारी के कारण भी है तो वो भी जल्दी पकड़ में आ जाए। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया सर आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार। तो आज की बातचीत से अगर एक बात समझनी चाहिए तो वो ये है कि हर कमज़ोरी सामान्य नहीं होती। शरीर कई बार छोटे छोटे संकेत देकर पहले ही बता देता है कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है। इसलिए लगातार थकान, चक्कर, सांस फूलना या कमज़ोरी को हल्के में मत लीजिए। सही समय पर जांच कराइए, डॉक्टर की सलाह लीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए एक्सपर्ट के साथ। शुक्रिया।